नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। यूपी मांगे उत्तर में लाइन पढ़ लीजिएगा, सामने आ चुकी है आपातकाल पर आर पार। आज इसी मुद्दे पर बात हुई। इमरजेंसी की 50वीं बरसी 25 जून 1975 भारत के लोकतंत्र के इतिहास का वो काला दिन जब देश की आवाज को दबाने का प्रयास हुआ, संविधान की गरिमा को ठेस पहुंची और नागरिक के अधिकारों पर सवालिया निशान लगा दिए गए और देश पर 21 महीने तक के लिए इमरजेंसी थोपी गई थी। इसी दिन पर आज दिन भर सियासी युद्ध छिड़ा रहा। बीजेपी ने आज के दिन को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया है, तो वहीं विपक्ष ने देश में अघोषित इमरजेंसी, खासकर कांग्रेस और सपा ने राग छेड़ा। लेकिन सवाल है कि महज कुर्सी बचाने के लिए लगाए गए आपातकाल को कांग्रेस डिफेंड कर सकती है, और वो पार्टियां जो आपातकाल के आंदोलन से जन्मी लेकिन उसी आपातकाल पर चुप्पी साधे हो, खासकर सपा आरजेडी, क्या वो देश को उस बुरे दौर में झोंकने के लिए इंदिरा गांधी और कांग्रेस को अब दोषी नहीं मानते हैं? सवाल बहुत सारे हैं, उन मेहमानों से हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। परंतु पूरी दुनिया अब जानती है राष्ट्र की सुरक्षा को कुछ नहीं हुआ था, उनकी कुर्सी खतरे में। अरे इमरजेंसी तो अब आपने लाई है, ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। वो इमरजेंसी तो चले गई जो संविधान में बदलाव भी हो गया। इस देश के क्रांतिकारी नारा देते थे, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे। और कांग्रेस ने उस दिन उस संकल्प को कैसे उस संकल्प को चकनाचूर किया कि मेरी सत्ता बनी रहे, चाहे लोकतंत्र रहे न रहे। एक है घोषित और एक होती अघोषित। अगर हम इमरजेंसी को याद कर रहे हैं तो हमें अभी इस समय जो इमरजेंसी चल रही है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। करने पाए जनता सब जान चुकी है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, 8-8 हजार स्कूल बंद कर रहे हैं, सारी चीजें, उन सब चीजों को केवल डाइवर्ट करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। जनता जाग चुकी है और पूरी तरीके से इनको इलाज करेगी। बताया जाता है कि उस दिन दुनिया के मित्रों ने भी लोकतंत्र की हत्या करने वाली कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाने का काम किया था। अपने समाचार पत्रों के पन्नों को बिना खबरों के छोड़ दिया। तो आपातकाल पर आर पार, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान रहेंगे। आपको बता दें, हमारे साथ जो खास मेहमान है उनका मैं परिचय करा देता हूं। हमारे साथ राजेश चौधरी रहेंगे, विधायक भी हैं, आपको बता दें, और प्रवक्ता भी हैं हमारे साथ, वो जुड़ गए हैं, बीजेपी की तरफ से वो जुड़ेंगे। हमारे साथ धर्मेंद्र सिंह, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, वो जुड़ गए हैं। हमारे साथ संजीव सिंह, आपको बता दें, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। रोहित अग्रवाल है, प्रवक्ता आरएलडी के, हमारे साथ वो भी जुड़ गए। अरविंद जयतिलक है, वरिष्ठ पत्रकार है, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। चर्चा की शुरुआत अरविंद जयतिलक जी मैं आपसे करना चाहूंगा। इमरजेंसी और आज उस पर सियासत हो रही है, बीजेपी उस दिन को संविधान हत्या दिवस के तौर पर मना रही है। अब विपक्ष ये आरोप लगा रहा है उस समय घोषित थी तो अब अघोषित है, इस पर आप क्या कहेंगे सर? जयप्रकाश जी, देखिए, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान सर्वोपरि होता है, और जिस तरह से आज के दिन यानी 50 साल पहले जो है 1975 में बगैर कैबिनेट की मीटिंग किए जो है एक देश की प्रधानमंत्री जो है राष्ट्रपति को सलाह देकर के पूरे देश में आपातकाल थोप देती है। न किसी तरह की आंतरिक सुरक्षा को खतरा, न किसी बाह्य सुरक्षा को खतरा, सिर्फ इसलिए कि नौकरशाही प्रतिबद्ध रहे, न्यायपालिका प्रतिबद्ध रहे, हम जो चुनावी भ्रष्टाचार करें उस पर कोई अंकुश न लगाए। क्या ये रेखांकित नहीं करता है कि ये प्रवृत्ति जो है एक तानाशाह की रही है? क्या आज की तारीख में अगर आज की बात करते हैं तो क्या न्यायपालिका जो है इस देश की इस मौजूदा सरकार के खिलाफ न जाने कितने फैसले दे चुकी है, और किस तरह से जो है उसको जो है सरकार ने स्वीकार किया है। आप देख लीजिए कि उस समय प्रधानमंत्री सचिवालय का एक व्यक्ति यशपाल कपूर जो है रायबरेली में 1971 के चुनाव में जो चुनावी एजेंट बनता है,
उत्तर प्रदेश के सब अधिकारी मिलकर के पंडाल बनाते हैं, मंच बनाते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है चुनावी भ्रष्टाचार को इंगित करता है, रेखांकित करता है, 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगाता है। लेकिन तराशा प्रधानमंत्री को जो है संविधान पर एतबार नहीं रहा, न्यायपालिका पर एतबार नहीं रहा, और वो इस्तीफा देने के बजाय जो है लोकतंत्र की गर्दन को मरोड़ करके आपातकाल लगा दिया। क्या आज की तारीख में जिसकी जो बात कह रहे हैं घोषित आपातकाल की, क्या आज मीडिया पर सेंसर है? उस समय प्रिंट मीडिया के संपादकीय पेज को भी खाली रखने पर जो है डंडे चलाए जाते थे कि खाली रखने का मतलब विरोध होता था। क्या आज मीडिया में कुछ इस तरह का है जो कि किसी की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन हो रहा हो? बिल्कुल नहीं, ये केवल जो है ठोतेबाजी है। मैं इस पर चर्चा करूंगा और मैं आगे भी आपसे चर्चा करूंगा। संजीव सिंह साहब, चर्चा की शुरुआत अब आगे आपसे, क्योंकि ये वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने अपनी बात रखी। बीजेपी संविधान हत्या दिवस मना रही है, इसे गलत क्या सर? संविधान की तो हत्या हुई थी ना। मुझे लगता है कि आप इस देश के आप मुझे लगता है कि थोड़ी सी ईमानदारी रखते हुए पत्रकारिता की बात करिए। संविधान की हत्या जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की हत्या अपने ऑर्गेनाइजर के द्वारा की थी, वो ऑर्गेनाइजर की आरएसएस की मैगजीन है, जिन्होंने इस देश के तिरंगे को कभी अपना राष्ट्रीय ध्वज इमरजेंसी पे तो 2 शब्द बोल दीजिए ना, फिर उस पे आ जाइए ना। नहीं, इमरजेंसी पे तो बोल दीजिए, जो आज ये हत्या दिवस मना रहे हैं उस पे तो बोल दीजिए ना। बोल लीजिए, मैं बोलूं। देखिए, बोल लीजिए, मैं बोलूं मैं? नहीं, बोलिए, आप ही बोलेंगे, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं बस। हाँ, सुनिए थोड़ा। तो इसलिए कह रहा हूं कि वो घोषित आपातकाल था, संविधान के तहत था। 50 साल के पुराने उस घोषित आपातकाल को आज 11 साल से नहीं, संविधान के तहत थी क्या इमरजेंसी? संविधान के तहत थी, बिल्कुल थी। और सुन लीजिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए ना भाई, घबराते क्या? भाजपाई तो नहीं है। अरे सर, मैं तो पूछ रहा हूं। अब आप गलत कहेंगे, संविधान के तहत कैसे हो गई इमरजेंसी? आप पत्रकार है ना, पत्रकार की भूमिका थोड़ा सवाल के बाद जवाब सुनने की रखनी चाहिए। चलिए आगे बढ़िए। आरएसएस के सुबह संघ प्रमुख बाला साहब देवरस की चिट्ठियां पढ़िए। इंदिरा गांधी जी को उन्होंने बधाई दी थी और उसको अनुशासन पर्व कहा था। और अटल बिहारी वाजपेयी के नेता थे, पूछिए कि राजकुमारी कौल कैसे उनकी चिट्ठी लेकर के गई थी जो माफी मांगे थे। और वही कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने पत्रकार महोदय को बता दीजिएगा कि उनके चुनाव को वैध ठहराया था। उस समय तो कम से कम न्यायाधीश की इतनी हैसियत थी कि प्रधानमंत्री को उसका फैसला मानना पड़ा। कम से कम उस समय ये मैं कह सकता हूं कि कम से कम आज देश के, अभी देखा आपने कि 5-5 जजेस ने 2018 में सुप्रीम कोर्ट के दायरे में प्रेस वार्ता किया। 75 साल के घोषित ये अमृत काल जो चल रहा है, अमृत नहीं, कम से कम ये विश्व काल में हमने पहली बार देखा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि देश का लोकतंत्र सुरक्षित हाथों में नहीं है। ये नहीं हुआ था, ये आप नहीं बोल पाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज जो स्थितियां हैं, 11 साल में इस देश की तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर जिस तरह से कब्जा किया गया, आप चुनाव आयोग की क्या स्थिति है, सुप्रीम कोर्ट की क्या स्थिति है, और तमाम ऐसे संवैधानिक संस्थान है। ईडी केवल विपक्षी दलों के ऊपर कार्रवाई करती, जिसका कार्रवाई रिपोर्ट क्या है। तो मुझे लगता है कि आज के समय भारतीय जनता पार्टी कहती है कि संविधान हत्या दिवस, तो 11 साल से इस संविधान की हत्यारे, जिन्होंने पिछले चुनाव में संविधान बदलने के लिए देश की जनता से वोट मांगा और देश की जनता ने 400 पार की जगह 200 पे पार पे हार लिख दी, ये बात करने लायक लोग। धर्मेंद्र जी एक रिएक्शन आपका। बीजेपी आज इसे संविधान हत्या दिवस के तौर पर देख रही है, आप कैसे देखते हैं? क्योंकि देखिए, अब धर्मेंद्र जी तो या संजीव जी तो कह रहे हैं, धर्मेंद्र जी, कि ये तो संविधान के तहत इमरजेंसी लगाई गई थी, तो फिर तो मुलायम सिंह यादव जी तो संविधान के तहत जेल गए होंगे उस समय। प्रकाश जी, जब हम इमरजेंसी की चर्चा करते हैं तो उस दौर की भी और इस दौर की भी दोनों बातों को ध्यान रखना पड़ेगा, दोनों पे चर्चा होगी। सवाल ये नहीं हो सकता कि क्यों नहीं, पहले दौर की तो 2 शब्द तो उस पर तो कहिए ना आप। उस पर मैं बोल रहा हूँ। देखिए, जो इमरजेंसी थी वो चाहे संविधान तहत थी, चाहे जो थी, वो संविधान के एक धारा का प्रयोग करके की गई थी, आज बिना धारा के घोषित तरीके से गई। उस समय भी समाजवादियों ने नागरिकों के अधिकारों को लेकर के प्रेस की आजादी को जो कैद कर दिया गया था उसके खिलाफ आंदोलन किया, जेलों भी गए। और हमारे नेता चाहे जयप्रकाश नारायण जी हो, चाहे लोहिया जी हो, चाहे आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी हो, चाहे जनेश्वर मिश्रा जी हो, जेल गए। किसी ने नारा लगाया सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। लोहिया जी ने कहा जितना कहोगे 5 साल इंतजार नहीं करते। नेताजी ने कहा आजादी उस पर जेल में भी रह करके कम से कम। नहीं, तो क्या संविधान के तहत थी इमरजेंसी, ये तो बता दीजिए ना संजीव सिंह को। संजीव सिंह को ये तो बता दीजिए, क्या संविधान के तहत इमरजेंसी लगती है क्या?
वो संविधान सम्मत थी नहीं थी क्या थी, इस पर बहुत लंबी डिबेट हो गई, बड़ा पानी गंगा जी बह गया, कई साल हो गए। आज आते हैं वर्तमान स्थिति में, क्या आप इसको इमरजेंसी नहीं कहेंगे कि कई जजों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है, ये लोकतंत्र में ये सरकार मनमानी कर रही है? क्या आपको इमरजेंसी नहीं लगती कि नमक और रोटी खिलाते कि प्रेस की खबर चलाने पर उसको जेल जाना पड़ रहा है? क्या एक पेपर लीक की खबर चलाने बलिया में पत्रकार को जेल नहीं भेज दिया गया? क्या तमाम यूट्यूब चैनलों पर जो सरकार सवाल पूछते थे उसमें प्रतिबंध नहीं लगा दिया गया? सुप्रीम कोर्ट को उसमें इंटरव्यू करना पड़ा? क्या तमाम पत्रकारों की एक कप्पन को 2 साल तक जेल में बंद रखा है, या कनौजिया को जेल भेजा गया नहीं भेजा गया? इस तरह सैकड़ों उदाहरण है। तो प्रेस की आजादी कहाँ रही? जो अखबार इनसे सवाल पूछता है, जो चैनल इनसे पूछता है, या तो उसका मालिकाना हक बदल गया है, उसको बंद करने का प्रयास किया गया। जो नेता विरोध करता है, आज के आपको याद होगा, ईडी का अगर 2022 तक का केवल आंकड़ा करिए तो 124 नेताओं पर मुकदमे, जिसमें 118 मुकदमे विपक्ष के बड़े नेताओं से हुए। ओवरऑल ईडी का जो परफॉर्मेंस है, 95% विपक्ष के नेताओं पे छापे पड़े, मुकदमे लिखे गए। ये अलग बात है कि उसमें कोर्ट ने क्या कहा, कोर्ट में कुछ नहीं हुआ। एक 2 मुख्यमंत्रियों को जेल भेजने का काम किया, दिल्ली की पूरी कैबिनेट मैं एक चीज धर्मेंद्र जी क्योंकि बाकी मेहमान भी, धर्मेंद्र जी बस इतना बताइए, उनकी इमरजेंसी अच्छी थी या इनकी इमरजेंसी अच्छी है, ये बता दीजिए। आप तो दोनों बात कर रहे हैं ना। इमरजेंसी कोई अच्छी नहीं होती, इमरजेंसी चाहे उनकी, लेकिन देखिए एक इमरजेंसी में संविधान किसी आर्टिकल का प्रयोग किया था, सबने विरोध किया और वापस हुई। ये जो इमरजेंसी है, गठजोड़ की, आप किसी की आवाज चुप करा दे रहे हैं, ये तानाशाही जिसे कहते हैं। ये चाहे आप तमाम पश्चिम देशों में देख भी चुके हैं, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं, उन्होंने क्या किया। विपक्ष के नेताओं मैं एक रिएक्शन, क्योंकि हमारे साथ राजेश चौधरी जी भी जुड़ गए, फिर मैं रोहित जी की तरफ भी करूंगा। राजेश चौधरी जी, देखिए समाजवादी पार्टी भी वही बात कर रही है, संजीव सिंह कांग्रेस की तरफ से वही बात कर रहे हैं। वो कह रहे तब घोषित थी, अब अघोषित है, अब और ज्यादा लोगों को परेशान किया जा रहा है। देखिए आज 25 जून है, आज वो तानाशाह इंदिरा गांधी ने देश के लोकतंत्र की हत्या की थी। ये आने वाली पीढ़ियों को, हमारे नौजवान जो पीढ़ी आ रही है, उसको बताने की आवश्यकता है कि कांग्रेस से बड़ा हत्यारा लोकतंत्र का इस देश और दुनिया में आज तक कोई नहीं हुआ। क्योंकि इंदिरा गांधी को एज ए प्रधानमंत्री राजनारायण जी ने चुनाव हरा दिया था। अब जो जनता ने आदेश दिया, जनादेश दिया, उस जनादेश का पालन नहीं करना चाहती थी। अहंकार से चूर इंदिरा गांधी जो उस समय की तानाशाह थी, उन्होंने इस देश के सभी विपक्षी नेताओं को जेल के अंदर डाल दिया। चाहे वो चौधरी चरण सिंह जी थे, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी थे, चाहे जॉर्ज फर्नांडिस थे, लाल कृष्ण आडवाणी थे, शरद यादव थे, मुलायम सिंह यादव जी थे, लालू यादव जी थे। ऐसे सभी नेताओं को जेल के अंदर डालने का काम उस समय की तानाशाह इंदिरा गांधी ने किया था, कांग्रेस पार्टी ने किया था। लोगों के नाखून खींच लिए थे प्लास से, लोगों के नाखून के अंदर आलपिन गाड़ दी थी। इस तरह से टॉर्चर लोगों किया गया था। और देश के चौथे स्तंभ, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को बंद कर दिया था, बैन कर दिया था। आज तक कभी ऐसा हुआ इस देश के अंदर तानाशाह इंदिरा गांधी के अलावा किसी ने किया है कि लोकतंत्र पर प्रतिबंध लगा दिया? अखबार पहले सरकार में जाएगा, वो लोग तय करेंगे क्या छपेगा क्या नहीं छपेगा। ये स्थिति इस देश ने झेली है, ये दंश देश ने झेला है। और आज जो कांग्रेस की गलबैयां कर रहे हैं, उनकी दोगलेपन की पराकाष्ठा है ये, कि आज वो दूसरी भाषा बोलने का काम कर रहे हैं। जिस मुलायम सिंह यादव जी को जेल के अंदर डाल दिया हो, जिस लालू यादव ने यातनाएं सहन की हो, और डॉक्टर लोहिया, चौधरी साहब, राकेश चौधरी जी, अब आप मैं एक सवाल है, मैं संजीव जी लूंगा आपके पास। आज जनता यही तो जानना चाहती है। नहीं, तो राजेश चौधरी जी, अब मैं जनता ये नहीं पूछेगी, अब आप अपने मतलब क्या है, जनता ये नहीं पूछेगी अब वो पुरानी बातों को लेकर आप क्या दिखाना चाहते हैं? इतिहास बताना चाहिए कि लोकतंत्र की हत्यारी कांग्रेस, और ये जो अवसरवादी जो सत्ता लोलुप लोग हैं, आज उसी कांग्रेस के साथ खड़े हुए जिसने इस देश में अराजकता। चलिए संजीव जी जल्दी से एक रिएक्शन, फिर मुझे रोहित जी का रुख करना है जल्दी से। मुझे लगता है कि राजेश चौधरी जी आज तो जिन आरक्षण के और संविधान के हत्यारों के साथ है, 2 उदाहरण देके खत्म करूंगा। इंदिरा गांधी जी निश्चित है राजनारायण जी से रायबरेली में चुनाव हारी थी, लेकिन 1978 में जब चिकमंगलुरु से उपचुनाव जीत करके आई तो उन्होंने कहा कि ये जो लोकतंत्र पे आपातकाल लगाया उसके लिए माफी मांगा। और दूसरी तरफ आज गरीबों वंचितों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह की जयंती है। बीपी सिंह का जो मंडल आयोग के खिलाफ खरमंडल कौन लाया था, आज उनके साथ खड़े हैं। ये वो बात करने लायक लोग हैं।
ठीक है, रोहित अग्रवाल जी, आप कैसे देखते हैं इमरजेंसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं? ये कहते हैं कि घोषित, आपने तो दोनों दलों के साथ देख लिया है, आप उनके भी साथ रहे जिनके साथ इमरजेंसी लगी, अब आप उनके साथ है जिनके आरोप लग रहे हैं कि अब अघोषित इमरजेंसी है। देखिए जयप्रकाश जी, ये सब बातें तो बेमानी है पूरी तरीके से कि अघोषित इमरजेंसी है। ऐसा कोई शब्द संविधान के अंदर आता नहीं है। संविधान की असली हत्या अगर हुई थी तो वो इमरजेंसी के दौरान हुई थी, क्योंकि उस दौरान ऐसे महान व्यक्तित्व जेल के अंदर डाल दिए गए थे जिन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। जो आजादी की लड़ाई में जेल गए थे, उसके बाद वो इमरजेंसी के दौरान जेल में डाले गए थे। चौधरी चरण सिंह जी को इमरजेंसी के दौरान जेल में डाला गया था, और चौधरी चरण सिंह जी जब जेल से बाहर आए थे तो उन्होंने विधानसभा के अंदर राज्यपाल के धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान उन्होंने अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी थी, और उन्होंने कहा था कि इस देश में ने इससे ज्यादा विकट समय का सामना ना तो किया है और ना ही भविष्य में ऐसा समय का सामना वो करेगा। आज लाखों लोग जेल में बंद हैं। गांधी जी के ऐतिहासिक 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के समय 60,000 से 61,000 लोग जेल में बंद थे, जबकि आज करीब करीब 1,30,000 लोग जेल के अंदर बंद किए गए हैं। मतलब अंग्रेजों से ज्यादा अत्याचार अगर किसी ने किया था तो वो कांग्रेस की सरकार ने इमरजेंसी के दौरान किया था। चौधरी चरण सिंह जी आगे कहते हैं कि अगर यह आंकड़ा 1 लाख भी है तब भी ये बहुत ज्यादा है। 26 जून की रात को मुझे, मतलब चौधरी चरण सिंह जी को और चौधरी चरण सिंह जी के साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें कई बड़े नेता शामिल थे। हालांकि प्रधानमंत्री को लगता है कि वह महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, लेकिन जिन लोगों पर इस देश को गर्व है उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। मेरा सिर्फ इतना दोष था कि मैंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से इस्तीफा मांगा था, क्योंकि वो केस हार गई थी हाई कोर्ट के अंदर। तो ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण काल था इमरजेंसी का। देखिए, चौधरी चरण सिंह भी गए, मुलायम सिंह यादव भी जेल गए, लालू यादव भी गए, नीतीश भी उसमें उस आंदोलन के रहे। मैं एक चीज जानना चाह रहा हूं, मैं ठीक है रोहित जी, वो ठीक है। राजेश चौधरी जी ने कह दिया कि इतिहास को पता होना चाहिए पीढ़ियों को, ठीक है, इतिहास पता होना चाहिए, और हो सकता है कि आप ये बात करके, लेकिन उसका आज कहते हैं हमारा देश बढ़ रहा है, हम आगे बढ़ रहे हैं, आज उसकी जरूरत है? इस मुद्दे पर लकीर पीटने की जरूरत है? रोहित अग्रवाल भाई, आपकी गुस्ताखियों की कम कम जानकारी तो अगली पीढ़ी को होनी चाहिए ना, कि किस तरीके से कांग्रेस ने इस देश को लूटने का काम किया इमरजेंसी लगा के, किस तरीके से आपने देश के खजाने को लूटने का काम किया, किस तरीके से आपने सत्ता के दुरुपयोग को किया, किस तरीके से आपने संविधान का गला घोटा, किस तरीके से आपने भारत के संविधान को की धज्जियां उड़ा दी, उसका चीरहरण किया। ये कम से कम देश की पीढ़ी को जानना चाहिए ना कि कांग्रेस जो आज देश के अंदर बात करती है, देखिए बीजेपी या आपके दूसरे दल हैं, असल इमरजेंसी को लगाने का काम किया। तो देखिए जो हुआ वो तो पता चलना चाहिए ना देश को। दिक्कत क्या आ रही है आपको? साहब ये भूल गए हैं कि वही चौधरी चरण सिंह जी, आपको तो माफी मांगनी चाहिए संजीव जी, आपको तो माफी मांगनी चाहिए, आपको माफी मांगनी चाहिए देश से कि किस तरीके से आपने देश के संविधान की हत्या की थी। अरे संजीव जी, आपको आज कम से कम इस डिबेट पे आके माफी मांगनी चाहिए थी अपनी गलती के लिए। और अगर आप शर्मिंदा ना होते तो आज आप इमरजेंसी पे बात कर रहे होते। आप गोल गोल नहीं घुमाते, आप गोल गोल नहीं घुमाते इन बातों को। आप क्या कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं इमरजेंसी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। इमरजेंसी पे आप चर्चा भी नहीं करना चाहते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने किस तरीके से गला घोटने का काम किया संविधान का इमरजेंसी के दौरान। परंतु आप उस गलती पे भी आज पर्दा डाल के आप कह रहे हैं कि इसकी तो बात ही मत करो। क्यों नहीं करो इसकी बात भाई? इसकी तो बात करनी पड़ेगी ना कि किस तरीके से कांग्रेस ने संविधान की हत्या की थी, किस तरीके से कांग्रेस ने संविधान की चीरहरण करने का काम किया था। और आप यहाँ पे कह रहे हैं कि साहब उसकी बात ही मत करो। अरे देश की पीढ़ियों को पता होना चाहिए कि कांग्रेस ने किस तरीके से चौधरी चरण सिंह जी को जेल में डाला, जिस मुंह से आप बात करते हो कम से कम को जेल में डाला। उनके प्रवक्ता आज पैरवी कर रहे हैं। अरे आज मुलायम सिंह जी की आत्मा रो रही होगी कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पे राजेश चौधरी जी, एक बड़ा सवाल है। ठीक है संजीव जी रुकिए, रोहित जी रुकिए। राजेश चौधरी जी, मैं ये देख रहा हूँ, ठीक है, कांग्रेस तो देखिए अपना बचाव करेगी अगर आप कांग्रेस को घेरेंगे, लेकिन मुझे हैरानी है कि मुलायम सिंह यादव जेल गए थे उस दौर में, लेकिन समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी आज।
आज उस पर मुद्दे की बात करने की जगह आपको घेर रही है। आ रहा हूं मैं धर्मेंद्र जी, एक रिएक्शन पहले राजेश जी से। देखिए, आज मुलायम सिंह जी की आत्मा कहीं होगी तो वो रो रही होगी निश्चित रूप से। किस तरह से जो है उनको जेल के अंदर डाला था, और ये समाजवादी लोग जो तथाकथित समाजवादी बनते हैं, ढोंग करते हैं समाजवादी होने का, ये लोग आज उसी कांग्रेस के साथ गलवैयां कर रहे हैं जिस कांग्रेस ने मुलायम सिंह जी को जेल में डाला, डॉक्टर लोहिया को जेल में डाला, जयप्रकाश नारायण को डाला। और हमारे एक मित्र बात कर रहे थे चौधरी चरण सिंह जी की। चौधरी चरण सिंह से वो महान व्यक्तित्व हुआ है जिसने जीवन भर कांग्रेस से ही लड़ाई लड़ी है भाई। कांग्रेस से लड़ते लड़ते वो दुनिया से विदा हो गए, और वो कहते थे अटल बिहारी वाजपेयी जी जैसा व्यक्ति एक दिन देश का नेतृत्व करेगा, ये चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था। और आपने देखा कालांतर में अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने। अनेक जगह उन्होंने इस तरह से कहा है। चौधरी चरण सिंह जी ने अपना जीवन पूरा किसानों के लिए लगा दिया, उसको भी आप उठाएंगे। चौधरी चरण सिंह जी को, अटल बिहारी वाजपेयी जी को, लाल कृष्ण आडवाणी जी को, जॉर्ज फर्नांडिस को, शरद पवार को सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। आप दोगले लोग हैं, आप सत्ता पढ़ लो पहले, आपके पास सत्ता की बलाई चाटने के लिए ये तो हुए हो, दूसरा कोई कारण नहीं है। आप आज टकरा नहीं पा रहे हो नरेंद्र मोदी जी की आंधी में, हर बार बह जाते हो। लगातार जनता आपको नकारती जा रही है। 3 बार राहुल गांधी को चुनाव हराने का काम इसी देश की जनता ने किया है। चुनाव हराने का रिकॉर्ड यही कांग्रेस बना रही है, समाजवादी पार्टी बना रही है। इसलिए आपको होता ही नहीं। संजीव जी रुके, धर्मेंद्र जी मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप आज के दौर पर ना बात करें, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आज के दौर पर आप बीजेपी से सवाल ना पूछे, लेकिन धर्मेंद्र जी ऐसी क्या मजबूरी है कि इमरजेंसी पे आप कुछ नहीं कहेंगे, इमरजेंसी को आप गलती नहीं ठहराएंगे, जिसमें मुलायम सिंह यादव जैसे आपके दिग्गज लीडर जेल गए। निंदा की जाती है और लगातार कई बार की गई, लेकिन वर्तमान दौर जो हम लोग जी रहे हैं ज्यादा महत्वपूर्ण। नेताजी चौधरी साहब बड़ा लंबी बात कर रहे थे, उनको नहीं मालूम। नेताजी ने कहा था देश के लिए सबसे बड़ी खतरा भारतीय जनता पार्टी, इनकी सोच है, इनकी सांप्रदायिक सोच है, ये देश को बांटना चाहते हैं। और इन्हीं को, इनकी इतना बड़ी सरकार इसमें उन्होंने कांग्रेस को खड़ा किया था यूपीए सरकार में। तभी तो राम मंदिर का विरोध क्या कही थी हम जानते हैं। दूसरी बात, तो कृष्ण मंदिर का विरोध करते थे। ये दोगला कौन है, बेशर्मी किसके अंदर है? देखिए, एक तो भाई हमारे खड़े हैं जो चौधरी चरण सिंह जी की विरासत, 700 किसानों की शहादत हो गई और उनको बेच लिया उन्होंने जा करके सत्ता के लिए भारतीय जनता पार्टी के हाथों में, वो हमको ज्ञान दे रहे हैं। दूसरे इनके प्रधानमंत्री से लेकर के सारे लोग जो लंबी बातें करते थे, देश को किसको कहते हैं इमरजेंसी? जिस प्रदेश में चुनाव वहां पहले ईडी सीबीआई पहुंच जा रही है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि यू आर क्रॉसिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉर्डर लाइन। आप कहते हैं कि बहुत हद हो गई, तुमको ठीक करेंगे ईडी को। ईडी से कहते हैं कि भाई, अरे धर्मेंद्र जी ऐसा दौर ऐसा नहीं है कि आज सुनिए बीजेपी के दौर में ही है ये बात। अगर आप ये तो सुन लीजिए, संजीव सिंह को याद होगा ना, या इनके टाइम में भी सीबीआई को तोता कहा जाता था ना, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आपको याद होगा धर्मेंद्र जी। हमें क्या कह रहे हैं, आप भी उस सरकार में रहे। 2004 से 14 के बीच में जितने मुकदमे दर्ज हुए थे उसके 23% पॉलिटिकल लोगों के थे, और 2014 से लेकर के 22 के बीच में 95% विपक्ष के नेताओं के ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हैं। 114 ये तो सर जो माल बनाएगा वो पकड़ा जाएगा। अब जो माल बनाएगा वो तो पकड़ा जाएगा ना, चाहे विपक्ष का हो, सत्ता पक्ष का हो। आप बताइए, कोर्ट ने पूछा दिल्ली के मुकदमे में कि मनी लॉन्ड्रिंग, किस खाते में पैसा गया, कहाँ गया, 1 रुपए की रिकवरी नहीं, कहाँ मनी लॉन्ड्रिंग? फर्जी फेक केस बना करके नेताओं पे दबाव बना के सरकार बनाना, अरे कहाँ इन्होंने। ठीक है राजेश जी, जल्दी से कमेंट, फिर मैं अरविंद जयतिलक का रुख करूंगा। सुन लीजिए, देखिए ये ईडी और सीबीआई की जो लोग बात कर रहे हैं उन्हें याद करना चाहिए 2014 और 2009 जिस समय कांग्रेस की सरकार बनी और मुलायम सिंह यादव जी समाजवादी पार्टी बिना मांगे का समर्थन पहली फ्लाइट लखनऊ से पकड़ के दिल्ली पहुंच गए। मेरे प्राण बचाओ, सीबीआई और ईडी लगी हुई है पीछे, कैसे भी मुझे आए थे संपत्ति के केस से बचाओ, और जाकर के बिना मांगे का समर्थन दिया, बिना मांगे का। उस समय सीबीआई नजर आ रही थी, और इसी देश के सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को तोता इसलिए कहा था कि सरकार बनाने के लिए उसका इस्तेमाल होता था। और यही समाजवादी पार्टी के लोग बिना मांगे का, मांगा नहीं था कांग्रेस ने समर्थन, ये भाई हमारी जान बख्श दो, लो ये पकड़िए समर्थन, हम आपकी सरकार के साथ करें, ना हमें मंत्री पद चाहिए ना कुछ, केवल त्राहिमाम हमारी जान बख्शते रहो, हम जेल ना चले जाएं, हम किसी भी तरह जेल जाने से बच जाएं। ये यही समाजवादी पार्टी लोग करते थे। चलिए देखिए, आरोप प्रत्यारोप, कोई कह रहा है घोषित इमरजेंसी, घोषित। अरविंद जयतिलक, मैं एक सवाल समझना चाहता हूँ, ये मैं खुद अनुभव कर रहा हूँ।
आपको लग रहा है कि आज के दौर में जब बदलते भारत की बात हो रही है, विकास की बात हो रही है, इकोनॉमी की बात हो रही है कि हम टॉप 4 में आ चुके हैं, अब ये इमरजेंसियां, ये इन पर ये बात करने की जरूरत है या ये सियासी मजबूरियां हैं? भाई ये तो होंगी। संजीव जी जयप्रकाश जी 2-3 बातें इसमें आई है। अब देखिए, अभी एक सज्जन ने कहा कि संविधान के तहत आपातकाल लगाया गया। 352 जो आर्टिकल है उसके तहत या तो वाह्य सुरक्षा को खतरा हो, आंतरिक सुरक्षा को हो, तो क्या ये लोग ये कहना चाहते हैं कि उस समय मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद, जॉर्ज फर्नांडिस जी, राजनारायण जी क्या गृह युद्ध की स्थिति देश के अंदर पैदा कर दिए थे कि इंदिरा गांधी ने जो है यहाँ पे आपातकाल लगा दिया, या पाकिस्तान या चीन जो है हमला बोल दिया था? क्या ऐसी परिस्थितियां? तो बिल्कुल नहीं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, अभी एक बात और ये लोग कहे कि न्यायपालिका के न्यायाधीशों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अरे भाई, 1973 में 4थे नंबर के जज अजीत नाथ रे को इंदिरा गांधी ने मुख्य न्यायाधीश बना दिया, जबकि उनसे सीनियर जस्टिस शेलर थे, जस्टिस ग्रोवर थे, जस्टिस हेगड़े थे। यही नहीं, जयप्रकाश जी 1977 में जब अजीत नाथ रे का कार्यकाल पूरा हुआ तो हंसराज खन्ना साहब को बनना था, लेकिन इंदिरा गांधी जो उनका हक मार करके हमीदुल्लाह बेग को इसलिए बना दी कि ताकि मुस्लिम तुष्टीकरण भी किया जा सके। महत्वपूर्ण बात यह है। चलिए, अब इमरजेंसी के दौर पर बात हो रही है और ये बताना सियासी मजबूरियां भी है, लेकिन मैं जल्दी से एक छोटा सा रिएक्शन में, संजीव जी, आपको नहीं लगता देश से माफी मांगनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, देश से माफी नहीं, बल्कि अनुशासन पर बाला साहब देवरस ने कहा था। दूसरी तरफ इंदिरा गांधी ने जगमोहन सिन्हा के फैसले को स्वीकार किया। इंदिरा गांधी के चौधरी जी माफी नहीं मांग रहे वो लोग, इसलिए ये देश को धमकाने का काम कर रहे हैं कि हम दोबारा सरकार में गलती से आ गए तो दोबारा इमरजेंसी लगाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के आकर के प्रेस वार्ता करते लोकतंत्र खतरे में, ये नहीं कहा था। चरित्र चेहरा जनता के सामने आया, इसीलिए इस इमरजेंसी के ऊपर बात होनी चाहिए। चलिए, देखिए, ये आरोप प्रत्यारोप का दौर है, इमरजेंसी की कहानी है। कोई कह रहा हत्या दिवस है, कोई कह रहा है ये अघोषित इमरजेंसी। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास इतना ही वक्त था। आपातकाल पर आप देख रहे थे। नमस्ते।